इस क्वेश्चन बोल रहा है एक यूनिफॉर्म जो है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी एग्जिस्ट करती है एक सर्कुलर रीजन में, ठीक है, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है ए है। यहाँ हम देख सकते हैं सर्कुलर रीजन है, इसकी रेडियस हमें यहाँ दे रखी है ए है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भरी हुई है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म है लेकिन टाइम वेरिंग है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। और ये डायरेक्टेड है, इस बोल रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, पेपर के प्लेन में जो पेपर प्लेन की डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड है, ठीक है। तो बोल रहा है जब मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस आर है, यहाँ से ओरिजिन से ओ से डिस्टेंस इसकी क्या है, पी की आर है, उस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो फ्लक्स पास होगा इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, तो इस एरिया जो फ्लक्स पास होगा लेट्स से वो क्या होगा, फाई होगा। तो यहाँ पर फाई जो होगा, फाई किसके इक्वल होगा, ये अगर हम देखें तो फाई जो है इक्वल होगा हमारा ये होगा बी इंटू ए के। बी क्या है यहाँ पर, बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, इसका एरिया हमने कंसिडर कर लिया कि इसका एरिया है, जो इस सर्कुलर जो डिस्क है इसकी एरिया हम मान लेते हैं क्या है, सर्कुलर एरिया रीजन जो है उसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है। तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एल जो होता है, एम्पियर का लॉ जो होता है, थर्ड लॉ एम्पियर लॉ जो होता है, वहाँ से देखें तो ई डॉट डी एल जो होगा, ये ई डॉट डी एल ये इक्वल होगा हमारा डी फाई बाई डी टी के, डी फाई बाई डी टी के, फाई इक्वल्स या फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एल हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर देखें तो फाई की जगह हम ये पुट कर देंगे बी डॉट ए, बी डॉट ए। अब ये बी डॉट ए और क्योंकि ये जो है वेक्टर है दोनों, तो बी डॉट ए आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, प्लेन के साथ है, उसी प्लेन में है, मतलब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसके साथ जो एरिया का डायरेक्शन एंगल बनेगा वो क्या हो, 0 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये इक्वल है हमारे बी ए के, ठीक है, ये सॉरी ये हमारा इक्वल है ई डॉट डी एल के। तो ई डॉट डी एल क्या है हमारे पास, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल क्या है, डी एल है इसका पूरी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ क्या है 2 पाई आर की इक्वल है, जो इसका सर्कमफ्रेंस है उसके इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस के, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। सो यहाँ से हम देखें तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम निकाल लेंगे, ई इक्वल्स टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा मतलब ये हो जाएगा डी बाई, यह इसके साथ डी बाई डी टी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा ए क्या है, कांस्टेंट है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आर इंटू ए है तो ए बाहर आ जाएगा एरिया और इंटू हो जाएगा डी बी बाई डी टी। सो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं सब, ठीक है। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आर इन एरिया क्या है इसका, एरिया जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर ए है, तो ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें ये एक्चुअली क्या है, ये आर है, 2 पाई आर है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, हम ई को देख सकते हैं, ई इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा आ रहा है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 आर, ठीक है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो 2 आर इंटू हो जाएगा डी बी डिवाइड बाई हो जाएगा डी टी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है, बी जो बोल रहा है डिक्रीज करेगा 1 बाई आर की तरह, ठीक है, 1 बाई आर से जो है डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एसी वोल्टेज हमारे पास, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स है जो कि वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी ओमेगा, ठीक है, चेंज हो रही है कंटिन्यूअस। सो बोल रहा है फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट है, वी नॉट उसका फिक्स्ड है लेकिन ओमेगा उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो उसका बोल रहा है कैपेसिटेंस, जो सीरीज सर्किट है, सर्किट में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, सी है, ठीक है, और एक बल्ब लगा हुआ है, हमने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लिया है, सी है और यहाँ पर एक बल्ब है जो कि सीरीज में दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। और बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया गया है, ठीक है।
सो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टेंस जीरो है, इंडक्टेंस है नहीं इसमें तो इंडक्टेंस जीरो है। तो बोल रहा है जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बल्ब पर, ठीक है, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, डिमर या ब्राइटर होगा या क्या होगा, ये ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर सी सर्किट है, ये आर सी सी आर सर्किट जो जो भी कहें, तो इसमें जो आई आर एम एस होगा, आई जो हम निकालें तो आई की वैल्यू जो होगी, करंट की वैल्यू क्या होगा, वी डिवाइड बाय होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है बल्ब का, ठीक है। और ये वी क्या है, वी आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू उसकी हम ले रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया 1/ओमेगा सी, ठीक है, का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो जब ओमेगा इंक्रीज करेंगे हम, मतलब ये 1/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एज ओमेगा इंक्रीज, यहाँ बोल सकते हैं कि ओमेगा जैसे आई जैसे इंक्रीज करेगा, ओमेगा इंक्रीज जैसे ही करेगा तो आई इंक्रीज होगा, इसका उल्टा थोड़ा सा लिखते हैं, ओमेगा जैसे इंक्रीज करेगा हमारा क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब करंट इंक्रीज करेगी तो मतलब बल्ब क्या होगा, और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बोल रहा है द बल्ब ग्लो ब्राइटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा इसके लिए। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बल्ब ग्लो डिमर, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है हमारा। सी ऑप्शन बोल रहा है टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज्ड, तो ये सब इम्पिडेंस का कोई नहीं, क्योंकि हमें बल्ब में रिलेशन दिखना था कि बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसके लिए क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। According to question, you are given many resistance and capacitor and inductor. Okay, these are connected to a variable DC source in first to circuit and AC voltage source of 50 hertz frequency. Okay, in different diagrams. So in column 2, the circuit of the AC and DC are shown in the figure. So when current I, steady current of DC or RMS of for AC, flows through the circuit, the corresponding voltage V1 and V2 indicates the circuit are related as shown in the column 1. So we have to match the column. Okay. So in first two diagrams in column 2, we have a DC source, variable DC source in diagram R, S and T. We have a AC source. Okay. So from that circuits we have to match the condition of the current and the potential V1 and V2. So okay, so first of all we will see the circuit number P. Okay, in that circuit that source is DC source. Okay, so DC source, with DC source the potential drop with across the inductor is 0. Okay, because there is no change in current and direction of the current, so the potential drop across the inductor will be 0. So the all the potential drop between the uh, of the voltage source will be towards, sorry, will be on capacitor. So capacitor potential drop will be equal to V. Okay, so we will get V1 is equal to 0 and V2 is equal to V, and the current, because a capacitor is connected to in that circuit, and as we know that the current in a circuit with a DC current in a circuit with a capacitor is 0, so the current will be 0. So I is equal to 0 and we will get V1 is equal to 0 and V2 is equal to V. Okay, so according to that option A is not correct, B is not correct, C can be correct. So according to V1 is 0 and V2 is V, so that is connected with C. Okay, and the D is also not correct for B. Okay, now we will discuss about the second diagram, that is Q, and in the diagram also we have a DC source, and again potential drop across the inductor will be 0, so V1 is equal to 0. Okay, and all the potential drop of of the source will be on resistor, and V2 will be equal to V. Okay, in that circuit the current is not 0. In that circuit the current I is equal to V upon R, when the potential drop V2 is equal to IR, and the V1 is 0 and current is not equal to 0.
Okay, so according to that relation, statement A is V1 is proportional to I, so statement A is wrong. Okay, in column 2, statement B, I is not equal to 0, that is correct, and V2 is greater than V1, means B is also correct for that circuit, so B. Now check for C, V1 is 0 and V2 is equal to V, that is also correct, so option C will be correct for that circuit. And D, I is not equal to 0 and V2 is proportional to I, that is also correct because V2 is equal to IR, so D is also correct for Q diagram. Now we will discuss about the diagram R. Okay, in the diagram, that is the inductor and that is the resistor, and they are connected with a AC source of 50 hertz. Okay, so in that circuit, XL is equal to 2 pi f L. Okay, so XL is equal to 2 pi, the value of F frequency is 50 and the inductance is 6 into 10 raised to power minus 3, so we will get XL is equal to 1.8 ohm. Okay, 1.8 ohm is the resistance, and that is the less than the value of resistance of the resistor. Okay, so in that condition, the current in potential drop across the inductor V1 will be equal to IXL, and the V2 is IR. So as we know that the resistance is greater than XL, so we will get V2 is greater than V1. Okay, V2 is greater than V1 and current is not equal to 0. Okay, so according to that, V2 is greater than 0. So I naught is equal to 0, V1 is proportional to current. Okay, so that is also correct, so statement A is correct for the diagram. I is not equal to 0 and V2 is greater than V1, that is also correct, it means B statement is true. And C, in that circuit V1 is not equal to 0, so statement C is wrong. And D, I is not equal to 0 and V2 is proportional to I, that is also true, so option D is also correct for that. Okay, now we will check diagram S. Okay, so in the diagram, we potential drop across the inductor XL is already, we know that is 1.8 ohm. Now we will find the XC is equal to 1 upon 2 pi FC. Okay, so in that condition, FC 1 upon 2 pi, frequency is 50 and the capacitance is 3 into 10 raised to power minus 6 micro, so we will get plus 6 in upper side. Okay, so by solving that relation, we will get the value of approximate 1001 ohm, approximate value of XC. Okay, so in that condition, XC is greater than XL. Okay, and in that condition, V1 will be equal to IXL and V2 is IXC. So in the diagram, we will get V2 is greater than V1, I is not equal to 0 and V1 and V2 both proportional to value of current. So according to that relation in C diagram, statement 1 is correct, means A is correct. B, I is not equal to 0 and V2 is greater than V1, that also correct, so that is C is also included in that option. And I is not equal to 0 and V2 is proportional to I, so that D is also correct, C is wrong. Okay, A, B and D. Last diagram means last circuit. In that circuit, we have given a resistor of 1 kilo ohm and the capacitor of 3 microfarad. So in that condition, resistance is equal to 1 kilo, means 1000 ohm, and the cap XC is equal to 1001 ohm. Okay, so the V1 is equal to I
R and V2 is equal to I x C. So in that relation, because the XC is slightly greater than resistance, so V2 will be greater than V1. Okay, I is not equal to 0, and also V1 and V2 both are proportional to current. So according to that relation, we will get A is correct, B also correct, C is not correct, and D, I is not equal to 0 and V1 is proportional to I, that is also correct. Okay, so this is our answer. हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। बोला एक सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन है जो कनेक्ट किया गया एसी वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 500 रेडियन पर सेकेंड। बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट जो है आर रूट 1.25 के इक्वल है, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा इस सर्किट का, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ये टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर इंटू सी का क्वेश्चन फाइंड करना है, कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इम्पीडेंस दे रखा है। ठीक है, मतलब Z की वैल्यू दे रखी है आपको, और ये एक कौन सी सर्किट है, आरसी सर्किट है, मतलब इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटेंस होगा, इंडक्टेंस की बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, और सपोज करो ये रेजिस्टेंस आर है और इसकी जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो XC है, जो 1/ω/C के इक्वल होगा। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, Z की वैल्यू दे रखी है आर रूट 1.25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा XC के लिए 1/ω²C²। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर इंटू 1.25, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ω²C²। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ω²C²। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1/0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आर सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/0.25 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 0.5 बन जाएगा। ठीक है, और उस ओमेगा स्क्वायर मतलब ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/0.5 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना 500 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये 500 आ जाएगा, और ये सेकेंड में आएगा हमारे पास आंसर। तो आर सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 0.5 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1/25 250 सेकेंड। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, आर सी इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट आर सी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू सी, दैट मीन्स 4 मिली सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी। थैंक यू।